हेलो गाइस। अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये सर्च कर करके थक चुके हैं कि हर एक करेंसी की वैल्यू कम या ज़्यादा क्यों होती है, यानी कि कोई करेंसी बहुत ज़्यादा महंगी और कोई करेंसी बहुत ज़्यादा सस्ती क्यों होती है, और साथ ही साथ में एक यूएस डॉलर के लिए हमें 70 रुपये से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ क्यों देने पड़ते हैं, तो चिंता ना करें, आप बिल्कुल भी सही जगह पर आ गए हैं। ये वीडियो देखने के बाद ये पूरे की पूरी कंसेप्ट आपको आसानी से क्लियर हो जाएगी। चलो एक आसान सा एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। बहुत पहले से शुरुआत करते हैं। मान लो कि 200-250 साल पहले के ज़माने से हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि उस समय पे बहुत सारी कंट्रीज़ एक दूसरे की गुलाम थी। बहुत कम कंट्रीज़ थी जो इंडिपेंडेंट थी, खुद के भरोसे पर चलती थी। बाकी कंट्रीज़ किसी ना किसी कंट्री के अंडर में गुलाम थी। तो मान लेते हैं कि उस वक्त पे 4 कंट्रीज़ है जो इंडिपेंडेंट है, जैसे कि ए, बी, सी और डी। ये 4 कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट है। और उस टाइम पे ज़्यादातर व्यापार जो चलता था वो गुड्स एक्सचेंज मेथड के अकॉर्डिंग चलता था, यानी कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ले लो। इस तरह से एक दूसरी चीज़ों को एक्सचेंज करके व्यापार किया जाता था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप हो चुकी और उनको ये मेथड में बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे कि मान लेते हैं एक कंट्री है ए। कंट्री ए ने, जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप करने लगी, उसने सोचा कि चलो हम अपनी खुद की करेंसी तैयार कर लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ की वैल्यू फिक्स की जाएगी और इसी का यूज़ करके हम कोई सामान खरीद भी सकते हैं। तो कंट्री ए है, उन्होंने अपनी करेंसी मान लेते हैं कि डॉलर को बना लिया। उन्होंने डॉलर छापे और अपनी देश के अंदर जितना भी व्यापार होता है वो पूरा का पूरा डॉलर्स की मदद से वो करने लगे। जैसे भी कोई भी चीज़ की वो कीमत फिक्स करने लगे और उसको खरीदने भी लगे पूरे के पूरा डॉलर की मदद से। इनको देख देख कर जिस तरह से इनका व्यापार देश के अंदर का स्मूथली चल रहा था, उनको देखकर बाकी कंट्रीज़ भी धीरे धीरे अपनी करेंसीज छापने लगी। जैसे कि बी ने भी अपनी करेंसी छाप ली, सी और डी। मान लेते हैं कंट्री ए के पास डॉलर है, कंट्री बी के पास येन है, कंट्री सी के पास पाउंड है और कंट्री डी के पास यूरो है। इस तरह से हर एक कंट्री ने अपनी अपनी खुद की एक एक करेंसी छाप ली और उसकी मदद से अपनी देश के अंदर का व्यापार वो आसानी से करने लगे। इसमें उनको कोई कठिनाई नहीं आने लगी और उनका डेवलपमेंट और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उस ज़माने में भी कंट्रीज़ एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। कोई भी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं थी, उसको कुछ ना कुछ तो इंपोर्ट या कुछ ना कुछ तो एक्सपोर्ट करना पड़ता था बाकी कंट्रीज़ से। अब सभी कंट्रीज़ के पास अपनी अपनी खुद की करेंसीज अवेलेबल है। और भी कोई कुछ कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी, नई नेशंस का जन्म हो चुका था, उन्होंने भी अपनी अपनी करेंसीज छाप ली थी। हर एक के पास अपनी अपनी खुद की करेंसी थी, उसके हिसाब से वो अपने देश के अंदर का व्यापार आसानी से कर लेते थे। लेकिन तब के ज़माने में भी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन अगर कंट्री बी को कंट्री ए से कुछ खरीद कर लाना है, यानी कि इंपोर्ट करना है, तो कंट्री बी के पास जो येन है उसकी करेंसी, उसको लेकर वो कंट्री ए में से कुछ सामान नहीं खरीद सकती थी, क्योंकि वो येन जो है वो कंट्री ए के अंदर नहीं चलता था। तो कंट्री ए से अगर कुछ सामान खरीदना है तो उसको डॉलर्स में ही खरीदना होता था। तो कंट्री बी को अगर कंट्री ए से खरीदना है सामान, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, कंट्री ए के पास जाकर पहले कंट्री ए का करेंसी को खरीदना पड़ेगा, यानी कि डॉलर्स को पहले खरीदना पड़ेगा। फिर उन डॉलर्स के मदद से वो सामान खरीदकर अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेगी। इसी तरह से सारी कंट्रीज़ अगर किसी और कंट्री से कुछ इंपोर्ट करना है तो वो अपनी करेंसी से उसको नहीं खरीद सकती। तो उसको जिस कंट्री से इंपोर्ट करना है उस कंट्री की करेंसी पहले खरीदो, फिर उस करेंसी से सामान खरीदो और फिर उसको इंपोर्ट करके अपनी कंट्री में लाओ। इस तरह से दुनिया के व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। फिर दुनिया को ज़रूरत पड़ गई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। तब जाके जन्म हुआ फॉरेक्स मार्केट का। फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब जबकि फॉरेक्स मार्केट का जन्म हुआ था तो इसकी मदद से सारी कंट्रीज़ अपनी करेंसीज़ को एक्सचेंज करने लगी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो गया। कैसे? इसमें हर एक कंट्री के पास अपनी अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। जैसे कि कंट्री ए के पास होती है CBA, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ ए। कंट्री बी के पास सेंट्रल बैंक ऑफ बी, CBB। कंट्री सी के पास सेंट्रल बैंक ऑफ सी,
डी के पास सेंट्रल बैंक ऑफ डी। इसी तरह से हर एक कंट्री के पास, दुनिया की हर एक कंट्री के पास एक सेंट्रल बैंक होती है, और वो सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है फॉरेक्स मार्केट में, यानी कि अपनी कंट्री की ज़रूरत, एक्सचेंज करने की ज़रूरत को वो खुद पूरी करती है। तो जैसे कि मान लेते हैं अब कंट्री बी है, बी को कंट्री ए से कुछ इंपोर्ट करना है, सामान खरीद कर लाना है या गुड्स या सर्विसेज को इंपोर्ट करना है, तो वो क्या करेगी, कंट्री बी की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ बी, वो फॉरेक्स मार्केट में येन्स को लेकर जाएगी, जो खुद की करेंसी है उसका सप्लाई कर देगी, और उस करेंसी को एक्सचेंज में कंट्री ए की जो करेंसी है डॉलर्स है उसमें एक्सचेंज करेगी, मतलब अपनी करेंसी का सप्लाई करेगी और कंट्री ए की करेंसी को खरीद लेगी। ठीक है, तो वो येन का सप्लाई करके डॉलर्स को खरीद लेगी, फिर उन डॉलर्स की हेल्प से कंट्री ए से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करेगी, फिर उसको अपनी कंट्री में इंपोर्ट करेगी। इसी तरह से दुनिया की सारी कंट्रीज़ अगर खुद की कंट्री में इंपोर्ट करना है तो फिर वो उनकी सेंट्रल बैंक्स फॉरेक्स मार्केट में जाती, खुद की करेंसी का सप्लाई करती और सामने वाली कंट्री की करेंसी को परचेस करती, फिर उस करेंसी की हेल्प से वहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर लेती। इसी तरह से एक्सचेंज करने का काम पूरा का पूरा कंट्रीज़ की तरफ से सेंट्रल बैंक्स करने लगी, और तभी से स्टार्ट हुआ कंट्रीज़ का रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन, या फिर अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, मतलब कंट्री की वैल्यू बढ़ना और कम होना। चलो, दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है, लेकिन हम इन्हीं 4 कंट्रीज़ को कंसीडर करके हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं ABCD के पास अपनी अपनी करेंसीज है, और शुरुआत में ये भी मान लेते हैं कि वो सारी करेंसीज इक्वल है, मतलब $1 के लिए 1 येन, या फिर $1 इज इक्वल टू 1 येन इज इक्वल टू 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 यूरो। इस तरह से सारी करेंसीज बराबर बराबर है। अब इनके एक्सचेंज रेट का जो टेबल है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो सारी कंट्रीज़ की करेंसी एक बराबर है। चलो, अब मान लेते हैं जो कंट्री ए है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हासिल कर ली है। अब उसके पास नए नई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और नए नए हथियार जो बहुत ही एडवांस है उसके पास अवेलेबल है, उसका प्रोडक्शन भी वो बहुत ज़्यादा कर रही है। तो अब उसके पास इतना सारा प्रोडक्शन है, वो बाकी देशों को एक्सपोर्ट कर सकती है। जब बाकी की कंट्रीज़ है B, C और D, या फिर और भी कंट्रीज़ जो इस ए के मुकाबले थोड़ी कम डेवलप्ड है, फिर उनको क्या है कि नए नए टेक्नोलॉजी और नए नए हथियार जो बहुत ही एडवांस है वो ए से इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई। फिर क्या हुआ कि अगर बी को ए से टेक्नोलॉजी या फिर हथियार खरीदने हैं, इंपोर्ट करने हैं, तो बी को अपनी करेंसी को लेकर फॉरेक्स मार्केट में जाना होगा, वहाँ से कंट्री ए की करेंसी डॉलर को खरीदना होगा, फिर उससे टेक्नोलॉजी और हथियार इंपोर्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह से हर एक कंट्री अपनी अपनी करेंसी लेकर, उनकी जो सेंट्रल बैंक्स थी वो अपनी अपनी करेंसीज लेकर फॉरेक्स मार्केट में पहुंच गई, मतलब अपनी अपनी करेंसी का सप्लाई उन्होंने फॉरेक्स मार्केट में बढ़ा दिया, और सारी कंट्रीज़ कंट्री ए का जो डॉलर है उसको खरीदने लग गई, यानी कि कंट्री ए की डॉलर का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसीलिए कंट्री ए ने डिसाइड कर लिया, अब आपको अगर कंट्री ए का डॉलर खरीदना है तो आपको $1 के मुकाबले 1 येन नहीं, बल्कि $1 के मुकाबले 1.20 येन चुकाने पड़ेंगे। ये हो गया कंट्री बी के लिए। उसी तरह से उन्होंने बाकी कंट्रीज़ के लिए भी रूल फिक्स कर दिया। अब हर एक कंट्री को $1 के लिए 1.20 अपनी करेंसी का चुकाना पड़ेगा। जैसे कि कंट्री बी को 1.20 येन, कंट्री सी को 1.20 पाउंड और कंट्री डी को 1.20 यूरो $1 के मुकाबले चुकाना पड़ता। इसका मतलब जब बाकी कंट्रीज़ का सप्लाई, करेंसी का सप्लाई उन्होंने बढ़ा दिया तो उनकी प्राइस नीचे आ गई और डॉलर का डिमांड बढ़ गया, इसलिए डॉलर की प्राइस बढ़ गई और बाकी करेंसीज़ की प्राइस नीचे आ गई, वो थोड़ी सी सस्ती हो गई। उसी तरह से अब नए रेट्स कुछ आपको इस तरह से दिखेंगे। अब डॉलर की प्राइस ज़्यादा बढ़ चुकी है बाकी कंट्रीज़ के करेंसीज़ के मुकाबले। उसी तरह से मान लेते हैं कि जो कंट्री सी है उसके पास क्रूड ऑयल अवेलेबल है, मतलब कच्चा तेल अवेलेबल है, और वो किसी और इन तीनों में से या फिर बाकी कंट्रीज़ के पास अवेलेबल नहीं है। तो बाकी जो कंट्रीज़ है उनको कंट्री सी से
क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदने की बहुत ही ज़रूरत है, वो नेसेसरी है हर एक के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपनी अपनी सेंट्रल बैंक ने अपनी अपनी करेंसी का सप्लाई फॉरेक्स मार्केट में बढ़ा दिया। मतलब अपनी अपनी करेंसी लेकर वो फॉरेक्स मार्केट में चली गई और उन्होंने कंट्री सी की करेंसी जो कि पाउंड्स है उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि कंट्री सी का जो पाउंड है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर कंट्री सी ने डिसाइड कर दिया कि अब हम एक करेंसी के मुकाबले 1 पाउंड नहीं देंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा 1 पाउंड खरीदना होगा तो कंट्री बी को हमें 1.25 येन चुकाने पड़ेंगे, कंट्री डी को हमें 1 पाउंड के बदले हमें 1.25 यूरो चुकाने होंगे। उसी तरह से बाकी सारी कंट्रीज़ के लिए उन्होंने रेट्स फिक्स कर दिए। और कंट्री ए जो है उसके डॉलर की प्राइस पिछले बार ही बढ़ चुकी थी। अब 1 पाउंड के लिए कंट्री ए को भी 1.04 डॉलर्स चुकाने पड़ेंगे। तो नए रेट्स आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। दोस्तों, इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि फॉरेक्स मार्केट में जब भी किसी कंट्री की करेंसी का डिमांड बढ़ जाता है, यानी कि डिमांड बढ़ने पर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है और उसका प्राइस ऊपर जाता है। जब किसी कंट्री की करेंसी का सप्लाई बढ़ जाता है तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है और उसकी प्राइस भी नीचे आ जाती है। यानी कि आम मार्केट में जिस तरह से डिमांड और सप्लाई का फॉर्मूला लागू होता है उसी तरह से फॉरेक्स मार्केट में भी ये काम करता है। फॉरेक्स मार्केट में हम फॉरेन करेंसीज को एक्सचेंज कर लेते हैं और वहाँ पर भी डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि सबसे पहले कंट्री ए के डॉलर की डिमांड बढ़ गई थी, इसलिए डॉलर की प्राइस बढ़ गई और बाकी करेंसीज का सप्लाई बढ़ गया था, इसलिए उनकी प्राइस नीचे आ गई। उसके बाद कंट्री सी की पाउंड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सारी कंट्रीज़ पाउंड्स को ख़रीदने लगी थी, इसलिए पाउंड्स की वैल्यू बढ़ाई गई थी, उसका प्राइस बढ़ गया था। और बाकी करेंसीज़ ने बहुत ज़्यादा सप्लाई किया था, इसलिए उनकी प्राइस नीचे आ गई। इसी तरह से आगे जैसे जैसे बहुत सारे साल बीतते चले गए, इसी तरह से कुछ ना कुछ कंट्री के वैल्यूज़, करेंसी के वैल्यू बढ़ते चले गए और कुछ कंट्री की वैल्यूज़ कम होती चली गई। कभी इसकी वैल्यू ऊपर चढ़ती, कभी इसकी वैल्यू नीचे हो जाती। इस तरह से बहुत सारी करेंसी की वैल्यू डिसाइड होने लग गई। लेकिन इनमें एक करेंसी ऐसी थी जो अमेरिकी डॉलर है, यूएस डॉलर जिसको हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल दिख रहा था क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका था तब के सिचुएशन से। उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी भी थी और उसके पास नए नए एडवांस हथियार भी थे। तब क्या हुआ कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसने बहुत सारे अपने हथियार बाकी कंट्रीज़ को बेचे थे और इसका फ़ायदा उसको बहुत हुआ था और दुनिया का भरोसा भी यूएस डॉलर पर ज़्यादा आने लगा। क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता था, उसमें ज़्यादा बदलाव दिखने को नहीं मिलते थे, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गया था। और इसी को देखते हुए 1944 में आईएमएफ की स्थापना की गई और पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूएस का जो डॉलर है उसको बेस करेंसी माना गया। मतलब जो भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि आईएमएफ का मेंबर बनेगा वो कंट्री अपनी करेंसी का जो पार वैल्यू है वो या तो डॉलर, यूएस डॉलर के हिसाब से तय करेगा या फिर गोल्ड के हिसाब से। इसका फ़ायदा यूएसए को बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हर एक कंट्री अपनी करेंसी का वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले तय करती थी और उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो भी फॉरेन कंट्रीज़ के बीच जिसमें यूएसए शामिल भी नहीं भी था, अदर यूएसए के अदर जो 2 कंट्रीज़ है उनके बीच का व्यापार भी यूएस डॉलर में ही होने लगा। जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को लोन देती थी या फिर लोन का रीपेमेंट करती थी या फिर उसका इंटरेस्ट पे करती थी तब वो भी यूएस डॉलर में ही होने लगा। जब कोई किसी चीज़ का वैल्यूएशन करना था तो उसकी प्राइस भी डॉलर्स में फिक्स होती थी और उसका पेमेंट भी डॉलर्स में फिक्स होने लगा क्योंकि यूएस डॉलर को बेस बनाया गया था। इसीलिए यूएस के डॉलर की डिमांड हमेशा बढ़ती रही और वो और ज़्यादा स्ट्रांग बनता चला गया और उसको पूरी दुनिया में एज अ बेस करेंसी एक्सेप्ट कर लिया गया मोस्टली कंट्रीज़ ने।
लेकिन इस चीज़ को चाइना और रशिया इन दोनों ने मिलकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी करेंसी, नई करेंसी छाप दें जिस पर किसी देश का हक नहीं होगा, जो पूरी दुनिया के लिए एक समान होगी, जिस पर कोई अपना अधिकार नहीं जताएगा, वो सबके लिए सेम होगी और वो किसी स्पेसिफिक कंट्री को बेनिफिट नहीं करेगा, सबके लिए एक जैसा रहेगा। लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि जब 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया तब एक इंडियन रुपया एक यूएस डॉलर के बराबर था, यानी कि 1 यूएस डॉलर इज़ इक्वल टू 1 इंडियन रुपी। लेकिन तब से लेकर आज तक ऐसा क्या क्या हुआ, अगर हमें 1 यूएस डॉलर खरीदना है तो हमें 70 रुपये से ज़्यादा इंडियन रुपीज़ को खर्च करना पड़ता है। चलो इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला रीज़न ये था कि तब हमारी सरकार जो नई नई बनी थी, देश को आज़ाद होने के बाद नई नई सरकार बनी थी, उसके पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं थे। जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर तब थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने रशिया से 5 ईयर प्लान की सिस्टम अडॉप्ट कर ली थी। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी सरकार के पास कोई फंड्स अवेलेबल नहीं थे। तो हमारी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा फंड्स बाकी की कंट्रीज से लोन के रूप में ले लिए थे और उसका रिपेमेंट करने के लिए हमें और फंड्स की ज़रूरत पड़ने लगी। इसलिए हमारी कंट्री की करेंसी रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया और अब हमें 1 यूएस डॉलर के लिए 4.75 रुपीज़ को चुकाना पड़ता था। दोस्तों, उसके बाद हमारी कंट्री की इकोनॉमी थोड़ी थोड़ी संवरने लग ही गई थी। तब दूसरा कारण सामने आया, वो ये कि चाइना और पाकिस्तान, इन्होंने हमारी कंट्रीज़ पर अटैक किया था। 1962 में चाइना ने और 1965 में पाकिस्तान ने। वो 2 वार्स ऐसे थे जिन्होंने हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर डाला। हमारी कंट्री की इकोनॉमी और ज़्यादा ढल गई और हमारी करेंसी और डिवैल्यूएट होकर 1 डॉलर पर 7 रुपीज़ हमें खर्च करने पड़ते। दोस्तों, तीसरा रीज़न है कि ऑयल शॉक ऑफ 1973। इसमें हुआ यूँ कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी कि ओपेक, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बहुत कम कर देंगे, इससे हमारी क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने को मदद मिलेगी। इन्होंने ऐसा करने की वजह से हमारे इंडिया में ऑयल की बहुत शॉर्टेज पड़ने लगी, जो हम उनसे इंपोर्ट करते थे। तब उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ गए। क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, इसलिए हमें इसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़े और इसका इफ़ेक्ट हमारे इंडिया में इस तरह हुआ कि हर एक चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हमारे पैसे की वैल्यू कम होती चली गई और इस तरह से हमारा रुपया जो है अब वो 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 12 रुपये के ऊपर चला गया था। और उसके साथ साथ नेक्स्ट रीज़न ये भी था कि जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया, जब उनकी हत्या कर दी गई, तब बाहर के जो इन्वेस्टर्स थे उनका हमारी पॉलिटिकल सिस्टम पर से भरोसा उठ गया। यानी कि जब इंदिरा गांधी हमारे देश पर राज कर रही थी तब हमारी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी थी। लेकिन जैसे कि उनकी हत्या हो गई, बाकी कंट्रीज़ को हमारी पॉलिटिकल सिस्टम से भरोसा उड़ गया। अब उनको लग रहा था कि इंडिया में कोई स्ट्रांग लीडर नहीं रहा है, तो इंडिया में इन्वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कम होने लगा और हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा नीचे फंसती चलेगी और अब हमें 1 यूएस डॉलर के लिए 17.50 रुपीज़ खर्च करने लगते थे। दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1991। कहा जाता है कि दुनिया की सबसे ख़राब इकोनॉमी की अवस्था तभी हुई थी 1991 में, जब वो बहुत बड़े क्राइसिस में फंस गई थी। हमने बहुत ज़्यादा लोन्स ले लिए थे और उनको चुकाने की क्षमता भी हमारे देश के अंदर नहीं बची थी। तो हमें डिफ़ॉल्टर घोषित किया जा सकता था। इसलिए हमारी कंट्री ने हमारी इंडियन रुपी को डिवैल्यूएट कर दिया और इसकी वजह से हमारी करेंसी अब बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। अब हमें 1 यूएस डॉलर को ख़रीदने के लिए 24.58 इंडियन रुपीज़ को खर्च करना पड़ता था। हमारी कंट्री ने अब तक 3 बार रुपए का डिवैल्यूएशन किया हुआ है। अब ये डिवैल्यूएशन क्या होता है और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जान लेंगे। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमारी करेंसी
बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई। उनमें से कुछ ये भी थे, इन इलास्टिक इम्पोर्ट बिल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या फिर इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, और इम्पोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, उसके साथ साथ न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ पोखरण 2, उसके साथ साथ एशियन फिनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997, उसके साथ ग्लोबल फाइनेंशियल स्लोडाउन ऑफ 2007 एंड 8, यूरोपियन सॉवरेन डेब्ट क्राइसिस 2011। इस तरह से बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से ₹1 जो $1 के बराबर था, वो आज ₹70 से ज़्यादा हमें खर्च करने पड़ते हैं, तब हमें $1 मिलता है। यही इसके पीछे का रीज़न है। अगर हमारी कंट्री को रुपए की हालत बेहतर करने हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। हमें बाहर के इन्वेस्टर्स को अटैक करना पड़ेगा हमारी कंट्री में, और प्रोडक्शन बढ़ाना होगा और उसका एक्सपोर्ट भी करना होगा। तब जाके हमारी रुपए की स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी डॉलर के मुकाबले। तो थैंक यू। आई होप कि इस वीडियो ने आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें।